हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज हम बस समझेंगे जॉब कोस्टिंग का ही ये है पार्ट टू। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट वन, जो जरूर जाके देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको जॉब कोस्टिंग पहले समझ में आएगा क्या होता है और फिर वो जॉब कोस्टेड कैसे बनाई जाती है। आज हम समझेंगे थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से होगा कि वहां पर आपका जॉब अकाउंट बनेगा। तो वो जॉब अकाउंट कैसे बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनता है, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा मतलब समझना होगा कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। आखिरकार क्यों बनाते हैं हम कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंट क्यों बनाया जाएगा। कॉस्ट शीट में हमारा बेसिकली सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम का रूल फॉलो नहीं होता है। इसके अंदर हम सिंपल सी कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसमें अलग अलग टोटल कंपोनेंट और लिखते हैं, अलग अलग हेडिंग बनाते हैं। बट यहाँ पर ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो कॉस्ट शीट में आपकी कॉस्ट अलग अलग तरीके से दे सकती है। आपको वेरियस कंपोनेंट दे सकते हैं कॉस्ट के, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कॉस्ट अकाउंट में। तो यहाँ पर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ टोटल कॉस्ट इसमें आपको दिख सकते हैं। बट यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तो सीधा आपको सिर्फ जो भी कॉस्ट है उसको हम एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं दे सकते कि प्राइम कॉस्ट आपकी कितनी थी, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। ये सिर्फ कॉस्ट शीट में हम पता कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंट में नहीं। एक और हम बात करें तो इसके अंदर हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पिछले साल की कॉस्ट कितनी थी, इस साल कितनी थी। तो यहाँ से हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं एक साथ दोनों कॉस्ट को लेके। बट यही चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती, यहाँ पर भी नहीं हो सकती थी। और ये चीज यहाँ पर भी पॉसिबल कॉस्ट अकाउंट में नहीं हो सकती। वो तो आपको आज कितने एक्सपेंसेस हुए उसी के हिसाब से रिकॉर्ड करा जाएगा कॉस्ट अकाउंट में। उसमें कंपैरेटिव स्टडी आप पिछले साल की कॉलम बना के नहीं कर पाओगे, वो अकाउंट बनता है। सो दैट इज वाई कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पर कॉस्ट शीट में पॉसिबल है। अगर हम लास्ट में कुछ और बात करें तो इसकी ऑडिटिंग नहीं कर सकते आप। ऑडिटिंग जो हम करते हैं कि ये हमारी एंट्री ठीक है ही नहीं है, तो वो कॉस्ट शीट से नहीं हो सकती, बिकॉज ये कोई अकाउंट नहीं है। ऑडिटिंग यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट से पॉसिबल है क्योंकि वहां पर एंट्री हुई हुई है। वहां से हम चेक कर सकते हैं कि ये एंट्री ठीक है कि नहीं है, वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट से कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट शीट तो अकाउंट है ही नहीं, तो वहां पर हम कोई भी चीज को जो लिखी हुई है कॉस्ट शीट में उसको चेक नहीं कर सकते। और कॉस्ट शीट जो है वो आपका किस आप कॉस्ट शीट जो है कॉस्ट अकाउंट से नहीं बना सकते। ठीक है, कॉस्ट शीट जो है इससे नहीं बन सकता। जरूरी नहीं है कि कॉस्ट अकाउंट होगा तो कॉस्ट शीट बनेगी। तो कॉस्ट अकाउंट पे ये डिपेंड नहीं है कॉस्ट शीट। लेकिन कॉस्ट अकाउंट डिपेंड है आपका कॉस्ट शीट के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट शीट अगर नहीं होगी, ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से डिपेंड है कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट शीट पे। बट ये बना सकते हैं इससे, कॉस्ट शीट से। सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बनाएगी ही बनाएंगे, बट ये बन सकता है। पर कॉस्ट शीट में ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस्ट अकाउंट होना चाहिए उसके लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि कॉस्ट शीट हमारा बहुत मदद करती है आपके कॉस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि इसमें हर चीज दिख जाती है कि अलग अलग कंपोनेंट से आप देख सकते हो कि प्राइम कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी। यहां से हम देख सकते हैं। कॉस्ट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, स्टडी करने की कॉस्ट कितनी थी अभी कैसे होगी, तो वो आप कर सकते हो। बट आपको कॉस्ट अकाउंट मदद करता है ऑडिटिंग करने में। आपकी आपको मदद करता है कि ये कॉस्ट अकाउंट में एक्चुअल में कितने एक्सपेंस हुए थे कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट शीट आपका एस्टिमेटेड भी बन सकती है, बट कॉस्ट अकाउंट आपको एक्चुअल में आपके एक्सपेंस अभी कितने हुए हैं वही आपका दिखाई जाएगा। तो एक्चुअल में आपके एक्सपेंस देखने हैं, आपको ऑडिटिंग करानी है अगर, तो आपको कॉस्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। जनरली ये कॉस्ट शीट के बाद ही बनता है। कभी कभार क्या करते हैं जॉब अकाउंट नेम हम जॉब कॉस्ट शीट नहीं बनाते, हम बल्कि जॉब अकाउंट बनाते हैं। और साथ में कुछ काम वर्क इन प्रोग्रेस चलता है तो वो भी बनाते हैं। साल की एंड में कुछ पता चलता है कि हमारे कोई जॉब कंप्लीट हो चुकी है और कोई जॉब अभी चल रही है, तो वो दोनों अकाउंट एक साथ बनाए जाते हैं। वहां पर आपकी कॉस्ट शीट नहीं बनाई जाएगी। तो वहां पर कभी कभार कंपनी क्या करती है, वो कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट बनाती है, जो जो जॉब कंप्लीट हो चुकी है वहां के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए और क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ उनका। और कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस भी बनाती है साथ में ही, कि भाई कौन सी जॉब चल रही है अभी उसका भी हिसाब किताब रखाने के लिए। तो ये चीज कंसोलिडेटेड जॉब अकाउंट और कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है।
और ये कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट तभी बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि जब काम वर्क इन प्रोग्रेस पे चल रहा हो। ये वर्क इन प्रोग्रेस पे चल रहा है, इसीलिए हम ये बना रहे हैं। अगर काम सारे खत्म हो चुके हैं तब तो सीधा हम जॉब अकाउंट बनाएंगे। और वैसे भी कॉस्ट शीट जो बनाते हैं, जॉब कॉस्ट शीट, वो बेसिकली तब बनाते हैं जब हमारा काम अभी शुरू हुआ है, ठीक है, अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। बट जब जॉब अकाउंट बना रहे हैं तो आपका काम खत्म हो चुका है, तो दैट इज कॉल्ड ये कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। और ये वर्क इन प्रोग्रेस साथ में चल रहा हो, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस जब चल रहा होता है किसी कोई कोई काम का, किसी और जॉब का, तो होता क्या है कि वहां से कभी कभार कुछ सामान इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, ये साथ में ही दोनों बनते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि कंसर्न जॉब अकाउंट अलग बनेगा, ये दोनों साथ में बनाए जाते हैं। साथ साथ में कोई काम होता है, कुछ काम चल रहा होता है, कुछ काम खत्म हो गया होगा, तो वहां पर बनाया जाता है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड क्यों लिखा जा रहा है बार बार? कंसोलिडेटेड इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर जॉब अकाउंट नहीं बनेगा, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं बनेगा। ये सारे जितने भी जॉब हुई होगी एक साल के अंदर, उन सब को एक साथ सारे एक्सपेंसेस को पेश करेंगे इस कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट में। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस में जितने भी काम चल रहे होंगे, जितने भी जॉब के, उन सबको इकट्ठा करके एक साथ सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए लिखते हैं कंसोलिडेटेड। और ऐसा नहीं है कि जॉब कॉस्ट शीट यहाँ पे बना नहीं सकते थे, कंप्लीशन के बाद जॉब कॉस्ट शीट भी बना सकते थे और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना सकते थे अलग से। बट हम क्या कर रहे हैं, कभी कभार कंपनी चाहती है कि हमें को इकट्ठा दिखे कि भाई क्या क्या जॉब हुई है, उस सभी जॉब्स में क्या क्या मुझे एक्सपेंस हुए हैं, वहां से क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ, सभी को इकट्ठा करके दिखाओ। तब बनाना पड़ता है कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट। और साथ में ये मुझे ये भी दिखाओ कंप्लीटेड वर्क इन प्रोग्रेस क्या क्या हुआ है, अभी तक क्या क्या काम चल रहा है, वो भी दिखाओ साथ में। तो एक साथ दिखाओ दोनों चीजें, तब ये बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जॉब कॉस्ट शीट यहाँ पर नहीं बना सकते, बना सकते हैं जॉब कॉस्ट शीट भी, जरूरी थोड़ी है जॉब कॉस्ट शीट नहीं बना सकते। बट क्या होता है कि जॉब कॉस्ट शीट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनानी पड़ेगी सभी जॉब की, ठीक है। जॉब कॉस्ट शीट बना सकते हैं एस्टिमेट, मतलब पहले जॉब के पहले शुरू होने से पहले भी बना सकते हैं, जॉब के खत्म होने के बाद ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है, वो जॉब के पहले बनती है, ताकि आप सेलिंग प्राइस फिक्स कर सको जनरली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट कैसे बनाते हैं, और साथ में कंप्लीटेड वर्क इन प्रोग्रेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2011, ये हमेशा साल की एंड में जाके बनेगा, ठीक है। साल की हमेशा एंड में जाके बनेगा कि क्या क्या जॉब हमारी कंप्लीट हुई, क्या क्या नहीं हुई। और यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड जॉब्स, कि हमें कंप्लीट जॉब में क्या क्या रॉ मटेरियल लगा, वेजेस कितनी लगी, दोनों में लिखा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में भी और इसमें भी। मटेरियल ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि जो वर्क इन प्रोग्रेस वाले काम में हमने ट्रांसफर कर दिया होगा। रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। स्टोर होता है जहां पर हम सारा मटेरियल स्टोर करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड हमारा दे रखा है 80% ऑफ वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमें लगाना है। फिर वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटेड जॉब ड्यूरिंग 2011 में क्या था कि जो एग्जीक्यूटेड मतलब खत्म हो चुकी है जॉब, वो 4,10,000 रुपए की थी, कि ये 4,10,000 रुपए की थी कंप्लीटेड जॉब जो कि हमने खत्म कर दी। समझा की बात? तो हमने इतना कमा लिया होगा, 4,10,000 रुपए हमारे पे आ गए हो गए। तो यही हमें बनाना है, चलिए बनाते हैं फिर। तो देखो इस तरह से बनता है हमारा कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट, बिल्कुल एक अकाउंट जैसे बनेगा। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी लिख देना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ऐसे आएगा हमारा। अब क्या कह रहा था कि ये सबसे पहले लिखा हुआ था हमारे सामने, ये लिखा हुआ था कि मटेरियल, रॉ मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर, स्टोर से हमने रॉ मटेरियल लाए 1,00,000 रुपए के कंप्लीटेड जॉब में, तो यहाँ लिखेंगे टू रॉ मटेरियल, ठीक है। एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो टू रॉ मटेरियल्स। उसके बाद रॉ मटेरियल काफी होते हैं, देखो यहाँ पर 1,00,000 के हमने सप्लाई किए थे स्टोर से, पर टू स्टोर 1,000 की रिटर्न भी कर दी। 1,00,000 के हमने स्टोर से मंगाए, फिर बाद में जाके 1,000 के रिटर्न भी कर दिए, तो हमारे एक्चुअल में तो मटेरियल 1,00,000 के थोड़ी कंज्यूम हुए होंगे, तो हमें वो निकालना है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ। तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, सप्लाइड फ्रॉम स्टोर कितना था 1,00,000 रुपए, ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी लिखा होता है देखो, मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस पे हमने कुछ ट्रांसफर कर दिया होगा,
स्टोर से 1 लाख में मंगाए, कुछ मटेरियल हमने ट्रांसफर कर दिया, इसमें से 2,000 रुपये तो वर्क इन प्रोग्रेस पे ट्रांसफर कर दिए और 1,000 वापस कर दिया, तो हमें कंज्यूम कितना करा? पहले 2,000 माइनस करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस, उसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ का मटेरियल हमने कंज्यूम नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया इसको। 97,000 पे ही मटेरियल यूज करा होगा। समझ आ गई बात? ये आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देना है, रिटर्न टू स्टोर माइनस कर देना है। उसके बाद था वेजेस। वेजेस थी 1 लाख रुपए की, तो टू वेजेस लिखा हुआ देखो। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे? अब देखो नीचे लिखा, बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालना पड़ेगा आपको। 80% ऑफ वेजेस। वेजेस कितनी थी? 1 लाख भी, तो 1 लाख का 80% कितना होता है? 80,000। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ गए? इसको वर्किंग नोट में दिखा देना, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकाला ये दिखाना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखा हुआ था 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब मेरी बात ध्यान समझना, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालता है, इसको आपको वर्किंग नोट में जरूर बनाना है। वर्किंग नोट हमेशा कंसोलिडेटेड, पहले वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनेगा यहाँ पर, उसके बाद बनाना है, ठीक है? मैं अभी यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ वर्किंग नोट कैसे बनेगा। ये हमेशा कंसोलिडेटेड सब कुछ सारे अकाउंट को बना के बाद दिखाना है। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट निकलती है, बहुत सिंपल होती है। आपकी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट अगर आपकी आई है, उसमें आप फैक्ट्री के ओवरहेड प्लस कर दो, फैक्ट्री की सारी कॉस्ट निकल जाएगी। प्राइम कॉस्ट अगर आपके पास आई है, प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां से आपकी निकलती है प्राइम कॉस्ट। और फैक्ट्री के ओवरहेड जितने भी है उसको निकाल दूंगा, तो हमारे बन गई फैक्ट्री की कॉस्ट। फैक्ट्री पे कितना पैसा लगा, क्योंकि फैक्ट्री में ही प्राइम कॉस्ट भी लगती है। तो रॉ मटेरियल कितने थे हमारे? सर रॉ मटेरियल देखो हमारे 97,000 के थे, जो कि कंज्यूम कर रहे थे मैंने। लेकिन ऐसा ना कर देना, यहां पर कॉस्ट निकाल रहे हैं कि 1 लाख की मुझे कितनी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ी, मुझे इतना बता दो बस। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ी? डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट पड़ी है वो बेसिकली हमारी, आप कहोगे 1 लाख की पड़ी है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। 1 लाख की जरूर पड़ी है, बट उसमें कुछ हमने रिटर्न भी कर दिए, उसको माइनस कर देने होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस पे कुछ भेज दिए और कुछ रिटर्न कर दिए, उन सबको माइनस कर देना होता है, ठीक है? तब जाके हम कॉस्ट मानेंगे ना आपकी। 1 लाख की पूरी नहीं पड़ी आपको, तो 1 लाख के कैसे कह सकते हो? आपकी कॉस्ट पड़ी थी 97,000, तो 97,000 के तो डायरेक्ट मटेरियल पड़े। डायरेक्ट लेबर में तो सीधा वेजेस, सीधा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी वेजेस में, तो वेजेस कितने की थी? वो तो 1 लाख की थी। डायरेक्ट एक्सपेंसिव थे ही नहीं, तो हम यहाँ पर सीधा लिख दिए फैक्ट्री के ओवरहेड। अब फैक्ट्री के ओवरहेड कितने थे? वो फैक्ट्री के ओवरहेड हमने निकाले अभी 80% ऑफ वेजेस से, 80,000 के। तो ये आपके सामने पहले आपने फैक्ट्री की कॉस्ट निकाली है, ठीक है? ये आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट आई है, कितनी आ रही है फैक्ट्री की कॉस्ट? ये आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट आ रही है 2,77,000, 2,77,000। उसमें से आपने निकालना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो कह रहा था कि 25% लेने हैं उसके फैक्ट्री की कॉस्ट से। तो अब यहां पर निकाला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है? तो यहां पर हो गए आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारा कैसे निकलेंगे? ये 2,77,000 का 25% जब हम निकालेंगे तो आपके निकल जाएंगे, ठीक है? तो आपके आएंगे यहाँ पर 69,250, ये आपके आ गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये आपको ऐसा नहीं करना है, जिन्होंने इस तरह से कर रखा है ना ये, कि ये आपको दिखा दिया फैक्ट्री के कॉस्ट करके, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये अकाउंट है, ये कोई हम कॉस्ट शीट नहीं बना रहे। ये आपको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है? बात समझ रहे हो मेरी? ये आपको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना है जैसे इन्होंने कर रखा है, ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये सही तरीका नहीं है, ये अकाउंट है। आपको क्या करना है? सीधा टू एडमिशन ओवरहेड लिखना है, वर्किंग नोट में दिखाना है इसको। फिर यहां पर आपका ये क्या लिखा हुआ है? बाय कस्टमर अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि भाई कस्टमर से कितना पैसा आपको मिला, ठीक है? क्योंकि ये आपका नॉमिनल अकाउंट एक तरह का, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा ना पैसे जो मिला है। तो कस्टमर से देखो क्या लिखा था, द वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव जॉब्स, क्योंकि 4,10,000 की जॉब कंप्लीट हुई, तो 4,10,000 पे आपको मिला होगा, तो कस्टमर से मिला होगा, तो कस्टमर का अकाउंट बनाया होगा आपने, इसलिए लिखा हुआ बाय कस्टमर अकाउंट। क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी? कस्टमर से मिला पैसा, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट। तो आपने कस्टमर से जो पैसा मिला, तो कस्टमर अकाउंट से आपने जो उस पैसे को ट्रांसफर का कर दिया कंसोलिडेटेड जॉब अकाउंट में, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? कस्टमर अकाउंट डेबिट, ठीक है?
इसलिए क्या लिख रहे हैं, कस्टमर अकाउंट, पहले तो कस्टमर अकाउंट में पैसा भेजा होगा, तो पैसा जब मिलता है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बात समझ में आ रही है? पहले एंट्री ये हुई होगी कि पैसा आपको मिला, फिर आपने पैसा कहाँ, ये कस्टमर अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉन्सोलिडेटेड जॉब अकाउंट में, ताकि दिखा सके हम कि कस्टमर से कितना पैसा मिला था। तो इसलिए मैंने कस्टमर अकाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉन्सोलिडेटेड जॉब अकाउंट, कंप्लीटेड जॉब अकाउंट। समझ आ रही बात? इसीलिए ये एंट्री ऐसे बन रही है, वरना मैं कैश अकाउंट में लिख सकता था, लेकिन वो कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट होता है वो। तो इसलिए कस्टमर अकाउंट को फिर ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर। समझ आ गई बात? अब हम समझते हैं कॉन्सोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस कैसे बनेगा। तो कॉन्सोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस बड़ा ही सिंपल सा अकाउंट होता है। यहाँ पर हम बनाएंगे डेबिट क्रेडिट, वैसे लिखेंगे सब कुछ। और आपका जो रॉ मटेरियल जो ऊपर लिखा हुआ था सप्लाइड फ्रॉम स्टोर 34,000 पे, जो जो इस लाइन में लिखा हुआ था वैसे ही करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है। देखो, यहाँ पर रॉ मटेरियल सप्लाई करा था 34,000 का, पर यहाँ पर हमने 2,000 पे इसको ट्रांसफर कर दिए थे, तभी यहाँ पर 2,000 पे लिखा हुआ है, देखो वर्क इन प्रोग्रेस पे। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसके अंदर, इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम सप्लाइड फ्रॉम 34,000 पे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इसमें फ्रॉम आ जाएगा कि कंप्लीटेड जॉब से हमें ट्रांसफर 2,000 पे हो गए यहाँ पर। तो 36,000 का मटेरियल हमें मिला है, कंज्यूम करा है हमने, ठीक है। 36,000 का मटेरियल हमें मिल गया था, एक तो 34,000 का पहले मिला, फिर 2,000 का और मिल गया, बाकी रिटर्न में कुछ नहीं दिखा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 लाख का मटेरियल मिला, कुछ रिटर्न कर दिया, कुछ ट्रांसफर कर दिया। तो जो कंज्यूम हुआ वो लिखना होता है। यहाँ पर 36,000 का पूरा मिला ना, उसमें कोई रिटर्न तो करा नहीं, तो पूरा का पूरा कंज्यूम करा होगा। सिंपल है ना? तो ऐसे समझना पड़ता चीजों को। तो इस तरह से समझा हमने। फिर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, वेजेस। वेजेस कितनी दे रखी थी, वेजेस हमारे सामने दे रखी थी आपके 40,000 की, ठीक है। तो 40,000 पे सामने आपने लिख देना है, ये देखो 40,000 पे लिख दिया। फैक्ट्री के ओवरहेड आपको लिखा हुआ था 80%, देखो वेजेस का होना चाहिए, है ना। तो 80%, इसमें 40,000 की वेजेस थी, 80% कितना होता है, 32,000 पे। फिर फैक्ट्री को जो ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको बताया था कैसे नहीं लिखना आपने। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड निकालने के लिए फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, जो कि हमने ऊपर निकाला था। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये था कंप्लीटेड जॉब के लिए, या वर्किंग नोट में बनाना है आपको इसके बाद, वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट बनाने के बाद। ये था कंप्लीट जॉब के लिए। अब आप निकालोगे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कैसे निकालोगे, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कैसे निकालोगे, अरे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखो कैसे। क्योंकि आपको ऊपर लिखा भी नहीं था ना, आपको तो ऊपर लिखा हुआ नहीं कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए है या किसके लिए है ना। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना, फैक्ट्री की कोच अलग है, फैक्ट्री की कोच ऐसे नहीं निकालेंगे। देखो, फैक्ट्री की कोच यहाँ पर कंप्लीटेड जॉब के लिए अपने निकाली थी, पर वर्क इन प्रोग्रेस के लिए फैक्ट्री की कोच अलग निकलेगी। क्योंकि फैक्ट्री की कोच यहाँ पर कैसे निकलेगी, एक तो 36,000 पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, और उसके बाद 40,000 के तो वेजिस हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि वहां तो अलग थी। और फैक्ट्री के ओवरहेड 32,000 के हो जाएंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ था ना 32,000, 40,000। और यहाँ का जो आएगा वो आएगी आपकी 1,08,000। इसका 25% निकालना पड़ेगा, तब जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आएगी। समझ आ गई बात? ऐसे निकालते हैं, तो इसका कितना आएगा, 27,000, 1/4 कर दो। तो ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आपका कोई प्रॉफिट और लॉस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कोई जॉब कंप्लीट ही नहीं हुई थी, पैसा मिला ही नहीं होगा। तो आपको इसको कैरी डाउन कर देना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे, और जब बाद में इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके आगे जाके ब्रॉड डाउन लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। समझ आ गई बात? तो ऐसे एक समझना होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए कैरी डाउन करेंगे इसका बैलेंस, और जब आगे इसका और काम करेंगे तो आगे फिर आगे बैलेंस ब्रॉड डाउन करते रहेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को। और ऐसे ही समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बाय बाय। कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाके देख सकते हो। थैंक यू।